अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन एंड अरिथमेटिक सीरीज डिस्कस की थी। तो जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज फ्रॉम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक सीरीज। फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे, और फिर हम कुछ मिसलेनियस सीरीज भी डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये यूनिट जो है ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज से रेलेवेंट है, तो हम यहाँ पर लास्ट में कुछ मिसलेनियस सीरीज भी डिस्कस करेंगे, जो कि ना अरिथमेटिक होंगी, ना ज्योमेट्रिक होंगी, ना हार्मोनिक होंगी। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम इन शॉर्ट जीपी भी कहते हैं। इफ इफ बी ओवर ए इक्वल होगा सी ओवर बी की, यानी कि अगर हमारे पास दो प्रोग्रेशन जो है, अब तीन अगर टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स की कॉमन रेशियो सेम है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास याद रखेंगे कि जो जो हमारे पास रेशियो होती है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स की, इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। अच्छा, कॉमन रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप किसी भी अगली टर्म में से उसकी जो प्रीवियस टर्म है उसको आप माइनस कर लेते हैं। यानी अगर आप ए एन में से डिवाइड कर देते हैं, अगर आप ए एन प्लस वन को डिवाइड कर दें ए एन से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ए एन की जगह वन पुट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अगर एन की जगह वन पुट करते हैं तो ऊपर ए टू आ जाएगा और नीचे हमारे पास ए वन बन जाएगा। तो जो ए टू डिवाइडेड बाई ए वन है, इसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। इवन कि आप आर की जगह कोई वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम चल रही हो, यानी कि हर जगह पर हमारे पास कॉमन रेशियो सेम हो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए, तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है 2 4 8 16 32 64 एंड ऑनवर्ड, तो हम कहते हैं आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो पॉइंट नोट करना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म, तो जनरल टर्म होती है ए एन इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन। जो ए एन इक्वल ये एनएच टर्म है, जिस तरह आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एनएच टर्म को अंडरस्टैंड किया था, इस तरह से आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी एनएच टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास, इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म। इसको हम एनएच टर्म भी कहते हैं, और इसको हम रूल भी कहते हैं, रूल फॉर जीपी। जीपी का जो हमारे पास ये रूल होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक नहीं है। एक्सक्यूज मी, सारे स्टूडेंट जो हैं वो पहले म्यूट किया करें क्लास को, फिर ज्वाइन किया करें ताकि फ्राइडे डिस्टर्बेंस। सैटरडे आता अच्छा, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन इज के क्वेश्चन इज ये कि है। सन लिखा इफ इफ ए फाइव इक्वल, वेनसडे और थर्सडे। ये फातिमा एंड नूर फातिमा दोनों स्टूडेंट्स हैं, प्लीज इस बात का ख्याल रखा करें कि जब आप क्लास ज्वाइन किया करें तो आप पहले म्यूट किया करें, फिर क्लास को ज्वाइन किया करें, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और ना टाइम वेस्ट हो। अब जहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, इफ ए फाइव इक्वल टू फोर एंड ए नाइन इज इक्वल टू 64, देन दो टर्म्स मैंने आपको दे दी हैं आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये दोनों टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन कॉमन रेशियो विल बी व्हाट। वो कहते हैं आप बताएं कॉमन रेशियो क्या होगी। अब हमें पता है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमें दो रैंडम टर्म्स दे दी हैं, और उन टर्म्स के बारे में हमें दो इन्फॉर्मेशन हैं। उनकी पोजीशन का भी पता है और वो टर्म इटसेल्फ भी मालूम है। आपने कॉमन रेशियो निकालनी है। पहले आपको पता है कि अगर आपके पास ए फाइव इक्वल टू फोर है, तो ए फाइव इक्वल होता है आर ए वन आर पावर फोर, जो कि फोर के इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन से ए नाइन आपके पास 64 के इक्वल है, जो कि इक्वल होता है ए वन आर पावर एट, और ये हमारे पास 64 के इक्वल है। आपने अगर कॉमन रेशियो निकालनी है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर अगर वन कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू कहते हैं, तो आप इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन पे।
तो लेफ्ट साइड को आप लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे, तो r⁻8 डिवाइड होगा r⁻4 से, a1 कैंसिल हो जाएगा और 64 डिवाइड होगा 4 के साथ। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बन जाएगा r⁻4 और हमारे पास राइट साइड पे बन जाएगा 64 को अगर आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 4 1 4 और 4 6 24 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर r⁻4 हमारे पास 16 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कॉमन रेशो होगी दैट विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि क्वेश्चन को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, जैसे कि उसने बताया हुआ था एक आपको उसने फिफ्थ टर्म दे दी थी और एक आपको नाइन्थ टर्म दे दी थी, और हमें मालूम नहीं होता कि कॉमन रेशो निकालने के लिए तो टर्म्स का कंसेक्यूटिव होना जरूरी है, तभी हम उनको डिवाइड करते हैं। अगर कंसेक्यूटिव ना भी हो तब भी हम कॉमन रेशो निकाल सकते हैं। कीप इन माइंड कि वो जो टर्म्स हैं वो किसी सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होनी चाहिए, तो हम कॉमन रेशो को निकालने के लिए दो इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जस्ट अगर दो टर्म्स आपको दी होती हैं तो आपने कॉमन रेशो निकालने का ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड द ट्रिक इज कि आपने आर की पावर में जो टर्म्स की पोजीशन है ना उनको माइनस कर दें, जैसे कि 9 और 5 टर्म्स की पोजीशन को माइनस कर दें। तो 9 - 5 को भी मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ और टर्म्स को डिवाइड करते हैं, बड़ी टर्म्स को छोटी टर्म के साथ आप डिवाइड करते हैं। जो बड़ी टर्म है इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो 64 बड़ी टर्म है, टर्म इस वजह से बड़ी है क्योंकि उसकी पोजीशन बड़ी है। तो बड़ी वाली यानी आगे आगे वाले टर्म को प्रीवियस टर्म से आप डिवाइड कर दें और उनकी पोजीशन को आप आर की पावर में माइनस कर दें, तो इस तरह से भी आप कॉमन रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपने इधर नोट किया होगा तो मैं आपको मूव करवाता हूँ इस इक्वेशन की तरफ, तो आप देखेंगे इस इक्वेशन में कुछ ऐसा ही होने वाला है कि अच्छा यहाँ पर आर की पावर 9 - 5, हाँ यहाँ पर ऐसे ही होने वाला है। देखें 8 और नीचे हमारे पास 4 लिखा हुआ है, तो 8 - 4 जो है वो अल्टीमेटली 4 ही के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो इस ट्रिक को इस्तेमाल करके हमारे पास r⁻4 इक्वल आ जाएगी 16 के, और यहाँ से हमारे पास r जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये सेम ये ट्रिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कॉमन रेशियो को आप हो सकता है कि चंद सेकंड पहले सोल्व कर लें और कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व कर लें। तो ये हमारे पास कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। अगर कॉमन रेशियो निकाल ली है तो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप इसी सीक्वेंस की आप फाइंड कर लें 15th टर्म फाइंड कर लें, तो 15th टर्म फाइंड करने का बाद तो फॉर्मूला होता है A1 × R⁴। अब A1 हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन इज कि हमारे पास तो फिफ्थ टर्म थी और नाइन्थ टर्म थी। तो आपको याद होगा जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर लिया था मैंने बताया था कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म मौजूद ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास जो टर्म मौजूद है आप उसको यूज कर लिया करें, लेकिन फिर आर की पावर में जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए डी का कोफिशिएंट और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए आर की पावर, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट का माइक जो है वो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लें। तो अब यहाँ पर हमें आर की पावर में क्या लिखना पड़ेगा, कीप इन माइंड कि ये 15 है और 15 और यहाँ पर हमारे पास 9 मौजूद है। तो 9 में और फर्दर आप क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे कि 9 + 6 जो है वो हमारे पास 15 के इक्वल हो, क्योंकि आपने नाइन्थ टर्म को यूज किया। नाइन्थ टर्म को क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास गिवन ही नाइन्थ टर्म थी। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमने एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं की। तो नाइन्थ टर्म हमारे पास थी 64 और आर हमारे पास था 2, तो 2 की पावर 6 है। तो जो 64 है और 2 की पावर 6 हमारे पास भी 64 होता है। आप 64 को 64 से मल्टीप्लाई करके इसकी 15th टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी दो रैंडम टर्म्स दी हो और आपने इनकी कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी हो तो आप इस तरह से पहले आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। कॉमन रेशियो का भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया, मैं रिवाइज करूंगा ट्रिक मैंने क्या बताया। मैंने जस्ट ये बताया आपको कि आपने ये करना होता है कि आर की पावर में उनकी पोजीशन को माइनस कर दें और वो दोनों टर्म्स को आप डिवाइड कर दें। तो आर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगी। ये मैंने आपको ट्रिक बताया कॉमन रेशियो निकालने का, अगर दोनों टर्म कंसेक्यूटिव नहीं है। दूसरा मैंने आपको ट्रिक बताया है कि अगर आपने कोई रैंडम टर्म फाइंड करनी है विदाउट फाइंडिंग फर्स्ट टर्म, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट टर्म की बजाय अगर आप नाइन्थ टर्म यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको आर की पावर में एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसा नंबर कि दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 15 आ जाए। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर नाइन्थ टर्म के साथ आर की पावर में 6 को मैनेज किया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वाले से दो क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, एक वो कॉमन रेशियो पूछता है और सेकंड फिर वो पूछता है कोई पर्टिकुलर टर्म। तो ये दो क्वेश्चन हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हवाले से। इसके बाद हम मूव करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ।
ज्योमेट्रिक मीन पे की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो हम कहते हैं कि इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन बी इज कॉल्ड वो जो मुसफ़्फ़ी जो भी थी ना उससे अगले वाली होगी। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को। असल में स्टूडेंट जो है वो क्लास ज्वाइन करते हैं तो फिर वो ख्याल नहीं करते इस बात का। चलें खैर, ऐसे ही आपको आदत हो जाएगी। मैं फिलहाल अभी म्यूट नहीं कर रहा, आप क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन करना हो तो हैंड भी रेज कर सकता है प्लीज, लेकिन इस बात की आप केयर करेंगे। इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 2 4 8 ये हमारे पास तीन टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम कहते हैं 4 इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8। तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर हमारे पास दोनों टर्म्स रैंडम है तो अगर मैं कहूँगा अगर आपने रैंडम टर्म्स है यानी गिवन नहीं है, अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बिटवीन बिटवीन ए एंड बी तो इसका फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। यानी आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस के साथ, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक टेक्निकल बात है जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होती, वो मैं बताता हूँ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8 इज, आपने 2 और 8 के दरमियान, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, बाहर प्लस माइनस लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा +-4। लेकिन हमने तो देखा कि यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन जो था वो हमारे पास सिर्फ 4 था। तो आप याद रखें ये जो 4 है, ये +-4 है, ये इसका गलत आंसर है। तो इसका आंसर होगा दैट विल बी 4 ओनली। अच्छा, अब ये मैंने 4 ओनली क्यों लिखा, इसमें आप याद रखेंगे। मैं आपको एक पॉइंट बना देता हूँ। इफ ए बी आर पॉजिटिव, अगर ए बी पॉजिटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव है। नंबर 2, इफ ए बी आर नेगेटिव तो फिर ज्योमेट्रिक मीन जो है वो नेगेटिव होगा। इफ ए बी हैव ऑपोजिट साइंस, अगर ए बी के ऑपोजिट साइंस है ऑपोजिट साइंस है ऑपोजिट साइंस देन ज्योमेट्रिक मीन इज कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्रिक मीन कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि अब आपने देखा कि हमारे पास जो दोनों हमारे पास टर्म्स थी वो पॉजिटिव टर्म्स थी 2 और 8। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास प्लस माइनस के साथ नहीं होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास सिंपल प्लस के साथ होगा, नेगेटिव के साथ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से पूछता आपसे कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2 and -8, ऑब्वियसली फिर आपने -2 को -8 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका आएगा 16 का स्क्वायर रूट जो कि 4 के इक्वल होगा। लेकिन जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट विल बी -4, क्योंकि हमारे पास दोनों टर्म्स नेगेटिव। अब बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर फिर प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस इस वजह से लिखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि जब टर्म हमें मालूम नहीं होंगी ए बी, जैसे कि अननोन टर्म्स, उनके साइन का नहीं पता, तो इस वजह से प्लस माइनस लिखते हैं। हालांकि ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं, प्लस अलग है नेगेटिव अलग है, तो इसमें तो कोई एक चूज करना पड़ेगा हमें, या पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन कि ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है। अगर ए और बी के साइंस ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन के वाले से एक बात याद रखें, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। इफ ए बी सी डी, ये मैंने 4 टर्म्स लिख दी हैं, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर ये हमारे पास 4 टर्म्स जो हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मौजूद हैं, हम लिख लेते हैं इसको जीपी, देन बी एंड सी आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड डी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है तो दो पर्टिकुलर टर्म के दरमियान जितनी भी टर्म्स मौजूद होती हैं वो सारी की सारी ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाती हैं। इस हवाले से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन इज if there are 4 geometric means between 3 and 96, if there are 4 geometric means between 3 and 96, then
देन इट्स फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन विल बी। तो वो कहते हैं कि इसका फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। अब क्वेश्चन इज कि वो कहते हैं कि 3 और 96 के दरमियान 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। तो हम देखते हैं कि 3 और 96 के दरमियान अगर 4 ज्योमेट्रिक मीन G1, G2, G3, G4 इंसर्ट कर लें तो हमें ये बात मालूम है कि इंसर्ट करने के बाद ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन है ये पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि अब हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन। अब हम देखते हैं कि फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन इस प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म बनती है। इस प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म बनती है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसकी फिफ्थ टर्म बनती है। अब आपने निकालनी है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए A1R⁴ यूज करेंगे। A1 हमारे पास मालूम है जो कि 3 के इक्वल है, लेकिन हमें R नहीं पता। तो आर निकालने का मैंने आपको जो ट्रिक बताया था वो क्या बताया था कि आर में आप अगर दो टर्म्स पता हो ना आपको, जैसे कि आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और इसकी सिक्स टर्म भी पता है, तो आप क्या करेंगे 96 को डिवाइड कर लेंगे 3 के साथ, यानी कि इसकी जो दोनों टर्म्स गिवन है आप उनको डिवाइड कर लेंगे और उनकी पोजीशन को माइनस कर लेंगे आर की पावर में। जैसे कि यहाँ पर आर की पावर 5 होगी और ये बनेगा हमारे पास 3 3 9 एंड 3 2 6, तो यहाँ से आर हमारे पास 2 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है, यानी कि आपने निकालना तो फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन था जो कि फिफ्थ टर्म की इक्वल है और वो हमारे पास A1R⁴ के इक्वल है। तो A1 हमारे पास 3 था, R हमने 2 निकाला, 2 पावर 4 लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर ऑफ 16, तो 16 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 विल बी द फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन। जो गिवन प्रोग्रेशन था ये हमने खुद बनाया था। खुद क्यों बनाया था? क्योंकि हमें पता है कि जब भी दो टर्म्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने से जो ओवरऑल प्रोग्रेशन बनता है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं और सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की इटसेल्फ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम उनको कन्वर्ट करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज में और फिर अपने ज्योमेट्रिक मीन्स वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है ज्योमेट्रिक सीरीज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये बेसिकली दो टॉपिक्स हैं इसके। एक हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर द nth टर्म और एक हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर द इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म। ज्योमेट्रिक सीरीज किसे कहते हैं? इफ अगर हमारे पास तीन टर्म्स हो A B C, अगर ये तीन टर्म्स हैं आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर तीन टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है मींस इनकी कॉमन रेशियो सेम है, तो A+B+C इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। तो A+B+C जो है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ज्योमेट्रिक सीरीज पूरा लिख लेता हूँ क्योंकि अभी आपको मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज का टॉपिक कंप्लीटली नहीं एक्सप्लेन किया। तो ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीन टर्म से ज्यादा, चार टर्म्स हो, पांच टर्म्स हो, छह टर्म्स हो, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो, अगर वो प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्टेड है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही हैं, तो उन्हीं टर्म्स के दरमियान जब आप प्लस का साइन इंसर्ट करेंगे तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक सीरीज में कन्वर्ट किया था। अब ज्योमेट्रिक सीरीज के हवाले से जो आपको फॉर्मूला है वो उसके सम का फॉर्मूला, इसके सम का फॉर्मूला होता है A1R⁻n−1 डिवाइडेड बाय R−1। ये भी यूज कर सकते हैं, या A1 1-R⁻n डिवाइडेड बाय 1-R, ये भी यूज कर सकते हैं। अगर टेक्निकलिटी देखें तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, ये भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बुक में दोनों फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अगर आप इस एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर में से नेगेटिव कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर में से भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये दूसरे वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। तो आप जो मर्जी यूज कर ले, मैं आपको कोई भी इसमें मैं कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखूंगा। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि ज्योमेट्रिक सीरीज की ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसी सम के हवाले से। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि सम करें आप। एक हमारे पास सीरीज लिखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज, मैं जरा देख लूँ कि अगर मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज के सम के हवाले से कोई क्वेश्चन मौजूद है। तो जैसे 1+1/2 +1/4 प्लस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप टू 10th टर्म। आपने इसको 10th टर्म तक ऐड करना है, लेकिन पहले तो हम देखें हमें उसने कहीं नहीं बताया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीरीज है या अरिथमेटिक सीरीज है। आप ये खुद ऑब्जर्व करेंगे ये कौन सी सीरीज है।
आप देखें कि अगर मैं पहली टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, दूसरी टर्म को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, तीसरी टर्म को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, तो इसका मतलब ये चल रहा है कि कॉमन रेशो जो है वो हमारे पास सेम चल रही है। जब कॉमन रेशो हमारे पास सेम चल रही है तो फिर हम इसको ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे, और इस पे जब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि इक्वल होता है A11 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। मैंने आपसे कहा था कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब A1 हमारे पास 1 के इक्वल है, 1 माइनस कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 के इक्वल है। आप उसकी पावर लिखेंगे, n नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आपने कितने टर्म तक का सम निकालना है, आपने 10th टर्म तक का सम निकालना है। तो यहाँ पर आपने जब 10 लिखा तो फिर इधर भी आप 10 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर है और आर की जगह पर आप 1/2 लिखेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनता है 1 माइनस 1/2 पावर 10, और अच्छा स्टूडेंट्स, कोई बच्चा मुझे प्लीज बता दे म्यूट कर अनम्यूट करके कि उसको मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्लीज। मैंने नेट सर आ रही है। जी थैंक यू वेरी जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी थैंक यू। अच्छा, इसके बाद ये था कि हमारे पास 1 माइनस 1/2 पावर 10 है, उसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1/2 से, तो ये बन जाता है 1/2 बनता है, तो इसको मैं सिंपली 1/2 लिख लेता हूँ। अभी हमारे पास 1 माइनस 1/2 पावर 10 है, तो हम लिख लेते हैं 2 पावर 10 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2 पावर 10 लिखते हैं और मल्टीप्लाई करें तो मैं ये 2 बन जाएगा। अभी 2 पावर 10 माइनस 1 1024 के इक्वल होता है, डिनोमिनेटर में भी 1024 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1023 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ, और डिनोमिनेटर में 1024 आ सकता है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप इसकी 10th टर्म तक का सम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक सीरीज के सम के फॉर्मूला को यूज करते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने दोनों फॉर्मूलाज क्यों लिख दिए हैं जबकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। असल में बुक में ये वर्डिंग यूज हुई है कि पहला वाला फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हैं जब कॉमन रेशियो आप 1 से ग्रेटर हो, और दूसरा वाला फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हैं जब कॉमन रेशियो 1 से लेस हो। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी फॉर्मूला यूज कर लें। अच्छा, लेकिन अब हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में आ रहा हो ये बात, सर अगर कॉमन रेशियो 1 होगा तो 1 होगी तो फिर हम सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कॉमन रेशियो 1 है तो फिर ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 है तो फिर डिनोमिनेटर हमारे पास 0 बन जाता है। जब डिनोमिनेटर 0 बनता है ऑब्वियसली फिर हम सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर कॉमन रेशियो 1 होगी, फिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन इज कि कॉमन रेशियो 1 होगी कब, जैसे कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अभी चलता जा रहा है, तो इस सूरत में जो हमारे पास कॉमन रेशियो है ये 1 के इक्वल है। अब ये इस सूरत में आपने देखना ये है कि अगर आपने 10th टर्म का सम फाइंड करना है तो जस्ट आपने 10 टाइम्स 2 लिख देना है। 10 टाइम्स 2, जाहिर है कि 2 को आप 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 10 टाइम्स 2। अगर आपने 20th टर्म का सम फाइंड करना है तो आप 20 टाइम्स 2 लिखेंगे। अगर आपने इसका 50 टर्म का सम फाइंड करना है तो आप 50 टाइम्स 2 लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसका सम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास कॉमन रेशियो 1 के इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक सीरीज के मैंने अभी आपको जो सम का फॉर्मूला बताया है ये हमारे पास टॉपिक था अप टू nth टर्म तक के लिए, तो मैं इसको लिखता हूँ। जो मैंने भी आपको ज्योमेट्रिक सीरीज लिखवाई है ये अप टू n टर्म्स के सम का फॉर्मूला था। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो हमारे पास इन्फिनिट सीरीज के सम का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, दैट इज इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक अच्छा, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब ये होता है कि जिसमें जी जी भाई सर बताएं। आपने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वो दोबारा दिखा देंगे? जी प्लीज, जी आप जी सर। अच्छा, अभी हमारे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो हमारे पास ऐसी सीरीज को कहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अगर आप इसको चलाते जाएंगे और इन्फिनिटी तक चलाएंगे तो इसको हम इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो हमारे पास सिंपल A1/1 माइनस आर के इक्वल होता है। अब ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं जबकि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही इन्फिनिटी हैं। जी बिल्कुल, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, तभी उसको इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। अगर आप पहली 2 टर्म्स को ऐड करें, फिर अगली 2, फिर उससे अगली टर्म को ऐड करें, फिर अगली टर्म को ऐड करें, अब ऐड करते जाएंगे तो आपने इसमें इतनी ज्यादा टर्म्स ऐड करनी है
कि जो इन्फिनिट टर्म है ना वो वेरी नियरली इक्वल टू जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी टर्म में जीरो ऐड करना शुरू करते हैं तो उसके सम पे कोई भी फर्क नहीं आ रहा होता। तो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके फाइंड को सम करने की एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो इनफिनिट टर्म होगी ना दैट शुड बी जीरो, इनफिनिट टर्म शुड बी जीरो। या जो सीरीज है वो अप्रोच कर रही होती है, उसकी जो टर्म्स है वो अप्रोच कर रही होती है जीरो की तरफ। इसके लिए कंडीशन ये है कि आप इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड उसी सूरत में कर सकते हैं जब कॉमन रेशो वन या माइनस वन, सॉरी, वन या माइनस वन के बिटवीन हो। तो इसी कॉमन रेशो के इंटरवल के साथ जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की टर्म्स है ना वो ग्रेजुअली स्मॉल होती जाएंगी, स्मॉल होती जाएंगी, और स्मॉल होते होते वो जीरो के करीब जाना शुरू हो जाएंगी, और अल्टीमेटली जीरो के इतने करीब चले जाएंगी कि अगर आप उनका सम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आखिरी टर्म जो है वो सम पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डाल रही होती। तो हम इसको कहते हैं, इस इंटरवल को कहते हैं इंटरवल, इंटरवल फॉर विच, ये वो इंटरवल है फॉर विच सम अप टू इंफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वो इंटरवल है आर के लिए, आर इज अ कॉमन रेशो, जिसके लिए सम कैलकुलेट किया जा सकता है, अदरवाइज सम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। या इसको हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी कहते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये हर सीरीज का डिफरेंट होता है। हर सीरीज का डिफरेंट का मतलब क्या है कि डिपेंड करता है कि हर सीरीज में हमारे पास आर क्या है। तो उसके इस एक्सपेक्ट से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द गिवन गिवन सीरीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ अपनी ऊपर वाली सीरीज को, ऊपर वाली सीरीज हमारे पास इक्वल है वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट, बस अप टू सो ऑन लगा के मैं आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो अब बच्चे समझेंगे कि सर शायद ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसने बताया नहीं हुआ कि हमने कितनी टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। जब उसे नहीं बताया हुआ कितनी टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, तो इसका मतलब है आपने तमाम टर्म्स का सम फाइंड करना है, और तमाम टर्म्स जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं की जा सकती यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यू नीड टू फाइंड सम अप टू इन्फिनिटी, यानी कि आपने इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है, जो कि इक्वल होगा ए वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर के। अब ए वन हमारे पास वन के इक्वल है और कॉमन रेशियो इसकी वन बाई टू के इक्वल है। मैं कॉमन रेशियो को जरा हाईलाइट करके आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये वही कॉमन, क्या ये जो कॉमन रेशियो हमने निकाली है क्या ये गिवन इंटरवल में आ रही है? क्या ये जो इंटरवल है ये माइनस वन से वन के बिटवीन में है? बिल्कुल है। माइनस वन बाई टू जो वैल्यू होती है, यानी कि अगर आप इसी कॉमन रेशियो सेपरेटली मेंशन कर लें तो यस दैट लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, इट मीन्स के सम कैन बी कैलकुलेटेड। जब मैं इसका सम कैलकुलेट करूंगा तो वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय टू के इक्वल होता है, जो कि इक्वल होगा हमारे पास टू के। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज को जब मैं ऐड करना शुरू करूंगा अप टू इन्फिनिटी तक, तो इसकी जो तमाम टर्म्स होंगी उसका जो टोटल सम होगा वो हमारे पास टू के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस सीरीज, इसको एक और वर्ड भी कह सकते हैं, दिस सीरीज इज कन्वर्ज टू, ये जो सीरीज है हम कहते हैं दिस सीरीज इज कन्वर्ज कन्वर्ज टू टू, क्योंकि इसका जो सम है वो हमारे पास टू के इक्वल है। अब मैं आपसे इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, आपने मुझे बताना है कि इनके क्या क्या आंसर्स होंगे। अब मेरे पास एक सीरीज है, ये यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन में आपको पूछ रहा हूँ, ई प्लस ई स्क्र प्लस ई क्यू प्लस ई पावर फोर अप टू इन्फिनिटी, वो कहते हैं कि इसका सम किसके इक्वल होगा। अभी जो मेरे पास सीरीज है, पहली बात तो देखना ये है कि क्या ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर तो ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो मैंने ये देखना है कि इसकी कॉमन रेशियो क्या है। बिल्कुल ये एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो हमारे पास ई आ रही है, हर टर्म को ई से मल्टीप्लाई करने के बाद ही नेक्स्ट टर्म फाइंड की जा रही है। अब ई की वैल्यू होती है 2.71। ये जो 2.71 वाली वैल्यू है ना, अगर हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देखें तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में हमने ये पढ़ा था कि वो माइनस वन से वन के बिटवीन होना चाहिए। माइनस वन से वन के बिटवीन में कोई भी वैल्यू होगी तो वही, तभी हम सम अप टू इन्फिनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू तो कहीं जाके 2.7 में आ रही है, यानी इंटरवल के बाहर आ रही है, तो मैं कहूंगा जो इसका सम है ना वो इन्फिनिटी के इक्वल है, यानी इसका सम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। या हम ये भी कह सकते हैं सम इज इन्फिनिटी, या ये भी कह सकते हैं दिस सीरीज या गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो हम कहते हैं डाइवर्ज कर रही है। कन्वर्ज का जो ऑपोजिट होता है वो डाइवर्ज होता है, यानी वो सीरीज जो सम कर सकती है आपको इन्फिनिटी तक का,
उसको हम कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं, और वो सीरीज जिसमें हम सम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको हम डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था, तो इस वजह से हमने इस सीरीज को डाइवर्जेंट सीरीज कंसीडर सर एक किया। क्वेश्चन है प्लीज। जी प्लीज। जी जी स्टूडेंट पूछें प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप क्वेश्चन पूछें। सर कन्वर्जेंट। आपकी मुझे कन्वर्जेंट की आवाज आई है बस। सर कन्वर्जेंट। जी जी कन्वर्जेंट, आगे बताएं। सर आपने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं। जी जी गुड थैंक यू। अच्छा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। कन्वर्ज का मतलब होता है जिसका सम फाइंड किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट सीरीज जिसमें सम जो है वो हमारे पास डेफिनेट कोई नंबर के होता है, और डाइवर्जेंट जिसमें सम हमारे पास इंफिनिटी के इक्वल होता है। क्या इसमें कंडीशंस क्या बनती हैं कि जो कन्वर्जेंट सीरीज है उसमें जो कॉमन है वो 1 से -1 के बिटवीन होती है, और जो डाइवर्जेंट सीरीज है उसमें कॉमन रेशो या 1 या 1 से ग्रेटर होगी, या -1 या -1 से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब है कि कन्वर्जेंट सीरीज का सम कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि एक डेफिनेट नंबर होगा, और डाइवर्जेंट सीरीज का सम फाइंड नहीं किया जा सकता। ये जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज हैं ये दोनों के दोनों हमारे पास टाइप्स हैं इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो है ये इन्फिनिट 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 ज्योमेट्रिक सीरीज की दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कॉमन रेशियो। अच्छा जी, तो ये बात एक क्लियर होगी कि हमने समझ लिया कि कन्वर्जेंट एक सीरीज कन्वर्ज कब होगी और एक सीरीज डाइवर्ज कब करेगी। इसी हवाले से मैं एक और क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है कि अगर एक सीरीज है y = 1 + 3x + 9x² + 27x³ अप टू इंफिनिटी 27x³ वो कहते हैं कि देन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताएं। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताएं गिवन सीरीज का। अगर गिवन सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपने फाइंड करना है तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है 1 से लेस और -1 से ग्रेटर, लेकिन ये 1 और -1 जो है ये आर की वैल्यू है। आपने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास आर क्या है। यहाँ पर आर हमारे पास है 3x, तो 3x शुड बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x या इंटरवल फॉर x। तो इसका मतलब है कि x के लिए फिर हमें 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/3 से लेकर -1/3 तक। इसका मतलब है जब भी x की वैल्यूज -1/3 से 1/3 के दरमियान दरमियान रहेंगी तो हमारे पास जो कॉमन रेशो है वो -1 से 1 के बिटवीन रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -1/3 to 1/3। तो आपने इस तरह से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है किसी भी सीरीज का जब भी वो हमसे पूछी जाएगी कि आपने इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है कि वो क्या होगा। लेकिन कीप इन माइंड कि यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सीरीज में एक्स इन्वॉल्व था तो इसलिए हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आया। अगर सीरीज हमारे पास डेफिनेट होगी तो ऑब्वियसली फिर उसमें आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस नहीं निकालने की जरूरत होगी, उसमें सिर्फ आपको ये बताना होगा कि सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल इज कि अगर हमारे पास सर एक ये सीरीज है एनईटी वन में आ सकता है ये क्वेश्चन? जी 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 बिल्कुल आए हुए हैं, ये मैंने आपको एनईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन लिखवाया है। अभी मैं एक और क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ये हमारी बुक का भी क्वेश्चन। 1 + 3 + 9 + 27 अगर ये एक सीरीज हमारे पास चल रही है तो ऑब्वियसली फिर उसमें से आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस नहीं पूछेगा, वो जस्ट आपसे पूछेगा सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आपने तो कहना है इसकी कॉमन रेशियो हमारे पास 3 है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, तो हम कहेंगे ये जो सीरीज है ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है। इस तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं, द क्वेश्चन इज सर इफ ये y फिर एक्सप्लेन कर देंगे? क्या चीज एक्सप्लेन करनी है? सर ये वाला जो आपने क्वेश्चंस के दरमियान डिफरेंस बताया। हाँ, अच्छा ओके। असल में जो पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें उसने कहा था कि क्वेश्चन वाज कि आपने बताना है कि इस सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास कॉमन रेशियो -1 से 1 के बिटवीन होनी चाहिए।
अब आपने बताना देखना ये था कि गिवन सीरीज की हमारे पास कॉमन रेशियो थी क्या। गिवन सीरीज की हमारे पास कॉमन रेशियो थी 3x। तो 3x का मतलब ये होगा कि अब 3x के लिए वो बात करनी है जो हमने r के लिए बात कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि 3x शुड बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि यही r के लिए चीज डिफाइन थी। लेकिन इंटरवल का मतलब है कि आपने x की वैल्यूज निकालनी है, तो जब आपने x की वैल्यूज निकालनी है तो 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/3 से छोटी होनी चाहिए और -1/3 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/3 से 1/3 इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द गिवन सीरीज। ये हर सीरीज का डिफरेंट होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमारे पास सीरीज एक गिवन थी 1+3+9+27। इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस नहीं आएगा। इसके दो क्वेश्चंस आएंगे कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि इसकी डेफिनेट टर्म्स है, इसमें कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। इसकी कॉमन रेशियो एक ही नंबर है, इसकी कॉमन रेशियो सिर्फ हमारे पास 3 के इक्वल है। अब आपने देखना है कि 3 इज ग्रेटर, इधर 3 इज बिटवीन -1 एंड 1 और अवे फ्रॉम ग्रेटर फ्रॉम 1 एंड लेस फ्रॉम -1। तो आपने जब r की वैल्यू निकाली तो वो 3 आई, क्योंकि डेफिनेट सीरीज थी, इसकी तमाम टर्म्स हमें गिवन थी, कोई इसमें वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ये 1 से ग्रेटर है क्योंकि 3 की वैल्यू। तो फिर आप कहेंगे ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट है। इस सीरीज के बारे में दो क्वेश्चन हो सकते थे कि इधर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन है y = x/2 + x² 4 + x³ 8 प्लस अप टू सो ऑन। तो कहते हैं कि देन x = व्हाट, वो कहते हैं कि यहाँ से आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड करने का मतलब ये है, अब आप मुझे बताएं कि राइट साइड पर आपके पास एक सीरीज है। अब ये हमारे पास एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है x/2 + x² 4। हर टर्म अगर आप कॉमन रेशियो निकालेंगे तो कॉमन रेशियो हमारे पास x/2 आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर टर्म को x/2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब हमने देखना ये है कि वो कहता है कि x की वैल्यू, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो y इक्वल है हमारे पास एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के, जिसको आप s इंफिनिटी कह सकते हैं, और s इंफिनिटी हमारे पास इक्वल होता है a1 / 1 - r, और r हमारे पास x/2 के इक्वल है। राइट साइड की जो जितनी भी सीरीज है, अगर आप इस सीरीज की तमाम टर्म्स को ऐड कर लें तो तमाम टर्म्स को ऐड करने के बाद एक सम के इक्वल आंसर आएगा, और वो सम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसका सम हमारे पास a1/1 - r के इक्वल होता है, जो कि x/2/1 - x/2 के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a1/1 - r। यहाँ से वो कहते हैं कि आप x की वैल्यू को निकाल दें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड मेनी टाइम इन द पास्ट 5 years। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें उसने x की वैल्यू पूछी हुई है, ये पिछले 5 सालों में कई दफा रिपीट होता है कि y = x/2 + x² 4। वो कहते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालें। अब x की वैल्यू कब निकालें? राइट साइड पे हमारे हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन तो है, लेकिन राइट साइड पर हमारे पास इन्फिनिट टर्म्स हैं, तो उसको अगर आप एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको a1/1 - r यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। अब इसको आप लिख सकते हैं y = x/2, और राइट साइड पर आप लिख सकते हैं 2 - x/2। ये जो 2 है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल आएगा x2 - x के। यहाँ से अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो 2 - x × y = x। अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2y - xy = x, तो 2y इक्वल हो जाएगा x + xy के, और x की वैल्यू जो है हमारे पास इक्वल आएगी 2y / 1 + y। तो यहाँ से आपने देखा कि आपने x की वैल्यू फाइंड की है, और x की वैल्यू फाइंड कैसे की है कि हमारे पास एक राइट साइड पर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज थी और लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन y था, तो y इक्वल टू x / 2 - x। लेकिन हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में से आप इस इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बना लेंगे।